स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर अब अपना समाप्त होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। एक दो लेक्चर और हैं इसके, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ रहे थे तत्वों के भौतिक गुणधर्म। हमने तत्वों के 3 भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, परमाणविक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और तीसरा हमने पढ़ा था आयनन एंथैल्पी। अब हम आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चौथा गुणधर्म, जो कि है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखते समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। तो देखिए, हम इसको समझते हैं। जैसे ये कोई एक परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, ये इसके बाह्यतम कोश है, तो ये परमाणु की संरचना है। तो देखो जैसे ये कोई एटम है, परमाणु है, इसमें नाभिक उपस्थित है। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सभी ही स्टूडेंट्स को यह पता है। और इन दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कि आकर्षण बल। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि एक पर धनावेश पाया जाता है और एक पर ऋणावेश पाया जाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और नाभिक। अब देखो, इस एटम, ये जो परमाणु की जो संरचना मैंने बनाई है, इसके संयोजी कोश, ये इसके बाह्यतम संयोजी कोश होते हैं। तो इसके संयोजी कोश में कोई इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आकर गिर रहा है, यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है। जब मैंने आपको आयनन एंथैल्पी समझाई थी, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बाहर निकल रहा था, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था। तो जब इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला था, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी थी, मतलब हमें ऊर्जा देनी पड़ी थी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के संयोजी कोश में आकर गिर रहा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा यहाँ पर, तो कुछ मात्रा में ऊर्जा रिलीज होगी, या फिर कुछ मात्रा में ऊर्जा रिलीज होना मतलब बाहर निकलेगी। क्या होगी? कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो क्या होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा मुक्त होती है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या कहते हैं? उसे ही हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। वही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या फिर उसे ही हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। कि किसी परमाणु के बाह्यतम संयोजी कोश में जब कोई इलेक्ट्रॉन आकर गिरता है, तो कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है या बाहर निकलती है, इसे ही हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो आप इस प्रकार से ये इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि कोई परमाणु के बाह्यतम संयोजी कोश में जब कोई इलेक्ट्रॉन आकर गिरता है, तो जो ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त होने वाली ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। तो आप इसे डेफिनेशन लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। या जो इसकी मेन डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम में जो परिवर्तन होता है, इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार इस डेफिनेशन को यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन, जिसे हम एनायन भी कहते हैं, ऋणायन में परिवर्तित होता है,
तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने कोई एक परमाणु ले लिया, परमाणु X, मान लो कोई X परमाणु ले लिया जो गैसीय अवस्था में है। अब यहाँ भी परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो ये कोई परमाणु है गैसीय अवस्था में। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाएगा? X माइनस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये क्या है? एनायन। क्या होता है ये? एनायन। तो जैसे ही यह बाहर से कोई इसमें इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा तो ये कुछ ऊर्जा मुक्त करेगा। वह ऊर्जा कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो ये कोई X परमाणु था, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आकर गिरा या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो क्या बनाया? X माइनस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा यहाँ से बाहर निकल गई। तो ये तत्व क्या है? एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है कि यहाँ से ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो उससे वह कौन सा प्रक्रम होता है? ऊष्माक्षेपी। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है या फिर ऊर्जा जब हम बाहर से देते हैं तो वह कौन सा प्रक्रम होता है? ऊष्माशोषी। और यह प्रक्रम कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं इसको साइड में कि यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा बाहर निकल रही है। यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और यह प्रक्रम जो होता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम नेगेटिव होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बाहर निकली है। तो यहाँ पे एक तत्व है जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा इसने बाहर निकाली। तो जो डेल्टा H आया है, डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा H अपना एंथैल्पी में परिवर्तन, और डेल्टा H इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अपनी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ पे नेगेटिव आएगी। और कितनी आएगी? -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और ये प्रक्रम हमेशा नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अपनी कैसी आती है? नेगेटिव आती है। तो मतलब बहुत से तत्व जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो अपनी आती है वह कैसी आती है? ऋणात्मक आती है। इनकी वैल्यू सेम होती है लेकिन इनके जो चिन्ह होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे इतनी ऊर्जा बाहर निकल रही है तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी जो एंथैल्पी हम निकालेंगे वो कितनी आएगी? अपनी नेगेटिव। चलिए इसे और आगे हम समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक परमाणु और ले लिया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा? ऊर्जा बाहर निकालेगा। जैसे ये कोई ए परमाणु है गैसीय अवस्था में, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? एनायन। और यहाँ से कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगी जिसे हमने EA1 से रिप्रेजेंट कर दिया। आयनन ऊर्जा या फिर ऊर्जा जिसे हम कहें वो बाहर निकलेगी। अब देखो ये A माइनस है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा। अब देखो इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है ये भी कैसा है? नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक है। तो ये क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपस में क्या पाया जाता है? उनमें प्रतिकर्षण। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है और नेगेटिव नेगेटिव में प्रतिकर्षण होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में आकर्षण पाया जाता है। तो सभी को पता है कि जब सेम चिन्ह होते हैं
उनमें प्रतिकर्षण होता है, और जो अलग अलग चिन्ह होते हैं अपोजिट साइन, उनमें हमेशा आकर्षण पाया जाता है, वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो A- दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए। तो देखो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाएगा, A2-। तो यहाँ पे हम एनर्जी देंगे EA2। पहले में तो क्या हो रही थी, यहाँ पे तो ऊर्जा बाहर निकल रही थी, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऋणात्मक है, ये ऑलरेडी ऋणावेशित है। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा बाहर निकल रही है। और सेकंड जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो अपना नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ हम ऊर्जा दे रहे हैं, यहाँ हम ऊर्जा दे रहे हैं, हम खुद ऊर्जा दे रहे हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ ऊर्जा हम दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसकी आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। या फिर आप इसको ऐसे दिखा दो कि यह तो आएगी पॉजिटिव और यह आएगी अपनी नेगेटिव। इसी प्रकार देखो अब A2- आया, अब ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अब इसमें भी सेम यही प्रोसेस होगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता की जो टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं प्रवृत्ति वो बढ़ती है, वैसे वैसे हमें ऊर्जा देने की जो रिक्वायर होती है, जरूरत होती है, वो भी हमारी बढ़ती है। अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जल्दी से ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ऋणावेश उपस्थित है। तो यहाँ भी हमें इलेक्ट्रॉन इसको प्रवेश करवाना पड़ेगा, और प्रवेश करवाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो तो हमेशा पॉजिटिव आती है, और उसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आती है वो सारी कैसी आती है, नेगेटिव आती है। कैसी आती है, नेगेटिव आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ हम ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो देखो पहली जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो तो पॉजिटिव होती है, और उसके बाद में जितनी भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हम निकालते हैं वो सारी कैसी निकालते हैं, नेगेटिव निकालते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर ये जो प्रक्रम होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि बाद में जब भी हम इलेक्ट्रॉन को इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं संयोजी कोश में, तो वहाँ पे हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि इसके पास ऋणावेश बहुत ज़्यादा मात्रा में ऋणावेश हो जाता है। तो ऋणावेश ऋणावेश जो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए ये प्रक्रम हमेशा नेगेटिव आता है। अब देखो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। किसको प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को। किसको प्रभावित करने वाले कारक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को। तो देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। तो देखो इसे हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। पहला जो कारक होता है वो होता है परमाणु आकार। क्या होता है, परमाणु आकार। परमाणु आकार विद्युत ऋणता को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु आकार के। मतलब परमाणु क्रमांक यदि किसी परमाणु आकार के, किसके, परमाणु आकार के, क्रमांक नहीं आकार के, यदि किसी परमाणु का आकार छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होगी, और यदि आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होगी। इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि यदि परमाणु का आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा, और वहां से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर जो होता है अपना, नेक्स्ट कारक होता है नाभिकीय आवेश। तो देखो नाभिकीय जो आवेश होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के। कि किसी परमाणु में या फिर किसी तत्व का नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आवर्त में और वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो अब हम बात करते हैं आवर्त और वर्ग में। आवर्त और वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में परिवर्तन। कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है उसमें क्या परिवर्तन आता है, वर्ग में क्या परिवर्तन आता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आवर्त की, या आवर्त में क्या परिवर्तन आता है। तो देखो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है वो बढ़ती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो कम होती है। क्यों होती है, देखो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार कम होता है, नाभिकीय आवेश जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। और हम अब वर्ग की बात करेंगे कि वर्ग में क्या होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है। क्या होती है, कम होती है। देखो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने पर त्रिज्या जो होती है परमाणु की, त्रिज्या भी कम होती है, और आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण होता है वो भी कम होता है। तो वहां पर जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर के गिरेगा तो
वहाँ से अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगी, इसलिए वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा, जैसे ये कोई से हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम वर्ग में हम बात कर रहे थे वर्ग की, कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है, कोश की संख्या बढ़ती है, जैसे परमाणु का नाभिक है, ये परमाणु है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हमने किसको कहा था कि जब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर के गिरता है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकालता है, क्या करता है, कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकालता है। तो जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही देखो हमने यहाँ पे बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वही क्या कहलाती है, अपनी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो देखो यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी वो ज़्यादा होती जाती है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके गिरेगा तो हमें कम मात्रा में ऊर्जा यहाँ से बाहर निकलती है, इसलिए इसकी जो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है। तो हम एक बार इसको नोट कर लेते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है। अब देखो अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, वो शून्य होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से भरे रहते हैं तथा इनका संयोजी जो कोश होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए इनकी आयनन जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यह मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो कंप्लीट होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी, तो आपको बताना है किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। तो मैंने बताया था कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे आकार कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। तो सबसे कम कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की और उससे ज्यादा ऑक्सीजन की। अब देखो, अब हम एक वर्ग को एग्जाम्पल लेकर उसको समझते हैं। जैसे हमने कोई भी एक वर्ग ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, 17वें वर्ग के तत्व, जिन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अभी अभी हमने समझा था इसको, कम होती है। लेकिन यहाँ पे यह बात गलत है, यहाँ पे एक अपवाद पाया जाता है और अपवाद में से क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन क्या है? देखो, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है, मतलब इसकी सबसे ज्यादा, इसके उसके कम, इससे उसके कम, मतलब इस प्रकार से क्रम चलता है, सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा,
फिर ज्यादा मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे इसमें एक अपवाद पाया जाता है, और वह अपवाद क्या है? इस अपवाद को हम समझते हैं कि वैसे जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है। तो मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की उससे कम। लेकिन होता क्या है, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। अब क्यों होती है ये ज्यादा, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो इसका जो क्रम होता है किस प्रकार से आता है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर सबसे कम होती है आयोडीन की। तो यह क्रम जो होता है, यह क्रम सही है। इस प्रकार से जो हमने क्रम बनाया था यह क्रम गलत है। मतलब हमने वर्ग के अकॉर्डिंग इसको देखा था तो यह क्रम होना चाहिए था, लेकिन इसमें यह क्रम नहीं पाया जाता। ये वाला क्रम इसमें पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। यदि आपसे विद्युत ऋणता का क्रम पूछे तो विद्युत ऋणता का क्रम तो आप इसी प्रकार से दर्शाएंगे, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। लेकिन यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो क्रम होगा वो ये क्रम होगा। जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आप यही क्रम दिखाएंगे। अब देखो कि क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है, क्यों होती है इसे हम समझते हैं। देखो बेटा, फ्लोरीन का जो परमाणु आकार होता है वो क्लोरीन से छोटा होता है। तो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का परमाणु आकार क्लोरीन से छोटा होता है। देखो ये मान लो मैंने एक परमाणु बना दिया और एक परमाणु ये बना दिया, इसका आकार बड़ा है। तो देखो ये फ्लोरीन है, अभी अभी मैंने बताया कि फ्लोरीन का जो परमाणु आकार होता है वो क्लोरीन से छोटा होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उसकी ऊर्जा बाहर निकालने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऊर्जा को बाहर निकालने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इसका परमाणु का आकार बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में इसमें आकर्षण ज्यादा होता है, Cl में आकर्षण कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे आप यहाँ पे नोट कर लो कि फ्लोरीन F एक छोटा परमाणु है, क्या है, फ्लोरीन एक छोटा परमाणु है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण अधिक होगा। अब क्लोरीन का आकार जो है वो फ्लोरीन से बड़ा है, तो इसमें नाभिक को ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके बीच में दूरी होती है वो कैसी होती है, दूरी ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक को आकर्षित नहीं कर पाएगा। आकर्षण तो होगा लेकिन फ्लोरीन की तुलना में आकर्षण कम होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक को कम आकर्षित करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऊर्जा बाहर निकालने की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी, कम होगी। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कैसी होती है, कम होती है। तो ये क्या होती है, अपनी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब हम नेक्स्ट जो कारक है वो पढ़ेंगे, और ये अपना लास्ट कारक है, भौतिक कारक, वो है विद्युत ऋणात्मकता। ये इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो ये आपको अच्छे से समझना है। 5वें नंबर का जो अपना कारक है वो है विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंग्लिश में कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या फिर इसे हम En से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता हम किसे कहते हैं। तो देखो, परमाणु में सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसे कहते हैं। परमाणु में सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति या फिर अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अब देखो, यहाँ पे सहसंयोजक बंध जरूर बनेगा, क्योंकि सहसंयोजक बंध किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के साझे से। दो परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग परमाणु होंगे जिसमें हम विद्युत ऋणता देखेंगे, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो एक बार हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, परमाणु में सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को। तो विद्युत ऋणता जो है हमें सहसंयोजक बंध में ही देखनी है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सहसंयोजक बंध क्या होता है, जैसे ये कोई एक परमाणु है, एक परमाणु ये है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग करने से, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, तो इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है उस बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध होता है वो, सहसंयोजक बंध। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो HCl में एक बंध बना है और वह बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध। ये HCl है, ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है, तो इनके साझे से यहाँ पे जो बंध बन रहा है वो बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध है। अब देखो, सहसंयोजक बंध होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, या इसलिए इसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब देखो, Cl और H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो इस देखो Cl है, क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसलिए क्लोरीन पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। आंशिक नेगेटिव से हम डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आंशिक नेगेटिव चार्ज से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा H पॉजिटिव। क्या आएगा, डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो क्लोरीन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो मतलब इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्लोरीन जो है वो अधिक ऋणात्मक है हाइड्रोजन से। किससे ऋणात्मक है, हाइड्रोजन से। कौन, क्लोरीन। तो देखो, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता एक ऐसा गुण है जिसको हम अकेले परमाणु पर नहीं लगा सकते। यहाँ पे दो परमाणु का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि दो परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध बनता है, और सहसंयोजक बंध बनने के लिए दो परमाणु जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे साझेदारी होना जरूरी है। जब इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझेदारी होगी उसी से सहसंयोजक बंध बनेगा। तो ये दो परमाणुओं के मध्य ही पाई जाती है जिनके बीच में की बंध पाया जाता है। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कम ऋणात्मक है क्लोरीन से, या फिर हम कह सकते हैं क्लोरीन ज्यादा ऋणात्मक है
हाइड्रोजन से। तो यह ऐसी प्रकृति है जिसमें कोई परमाणु साझित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या चीज है? यह साझित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। कौन? विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता। तो यह एक प्रकार की रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव मतलब संबंधित गुण है दो परमाणुओं के बीच का। तो यहाँ हम इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं कि H कम ऋणात्मक है Cl से या Cl अधिक ऋणात्मक है हाइड्रोजन से। तो देखो, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं होती है, मतलब यह फिक्स नहीं होती। इसका मान इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई एक तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, जैसे HCl, HCN, HF। तो ये जो दो तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है क्लोरीन से भी जुड़ रहा है, CN साइनाइड से जुड़ रहा है, फ्लोरीन से जुड़ रहा है, HBr ब्रोमीन से जुड़ रहा है। तो यह कोई फिक्स नहीं होती, स्थिर नहीं होती। हर अलग अलग तत्व के लिए इसका मान जो होता है वो भी अलग अलग आता है कि कोई तत्व किस तत्व से जुड़ा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन Cl से जुड़ा हुआ है या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है या ब्रोमीन से। तो यहाँ पे हर जगह हम इसकी स्थिति को हर जगह अलग अलग परमाणुओं के साथ में हम देखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कोई तत्व के लिए स्थिर नहीं होती है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि कोई ये तत्व है वो किस दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन है फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है या फिर ब्रोमीन से, किस तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो शून्य होती है, इकाई, मतलब विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती। अब देखो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो कि विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं, उन कारकों को हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला कारक हम लेते हैं परमाणु का आकार, कि परमाणु का जो आकार होता है वो विद्युत ऋणता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखो, मैंने यहाँ पे दो परमाणु लिए हैं। एक परमाणु है जिसका आकार छोटा है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। दूसरे परमाणु का आकार पहले परमाणु से बड़ा है और यह भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमने क्या किया। सबसे पहले दो एटम लिए, दो परमाणु लिए, एक छोटा आकार में और दूसरा कैसा है, बड़ा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को कौन ज्यादा आकर्षित करेगा। तो कौन ज्यादा आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को, जिसका आकार छोटा होगा वह इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा वो कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा सबसे पहले आकर्षित कौन करेगा, जिस परमाणु का आकार छोटा होगा, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के ज्यादा पास में होगा वह नाभिक से पहले आकर्षित होगा, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा उसको आकर्षण करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो विद्युत ऋणता जो होती है EN से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप यहाँ पे विद्युत ऋणता लिख लेना, मैं EN लिख रही हूँ शॉर्ट में। तो देखो, EN होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परमाणु के आकार के, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, और जिसका परमाणु आकार बड़ा होगा उसकी विद्युत ऋणता कम होगी। परमाणु आकार छोटा
विद्युत ऋणता ज्यादा, परमाणु आकार बड़ा, विद्युत ऋणता कम। क्योंकि छोटा आकार है तो इलेक्ट्रॉन्स को पहले आकर्षित करेगा। अब देखो नेक्स्ट जो फैक्टर है, दूसरा कारक आता है नाभिकीय आवेश। दूसरे कारक की हम बात करते हैं, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज। तो नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिक पर उपस्थित आवेश जो कि प्रोटॉन के कारण होता है। नाभिक पर आवेश किसके कारण पाया जाता है? प्रोटॉन पर पाया जाता है। तो देखो यहाँ पे दो परमाणु मैंने लिए हैं, एक में नाभिक पर आवेश है वो तो कम है और दूसरे में नाभिक पर आवेश ज्यादा है। तो यहाँ क्या किया है? दो परमाणु लिए हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज है जो धनावेश होता है वो कम है और दूसरे में धनावेश है वो ज्यादा है। तो देखो जिस नाभिक के पास में धनावेश ज्यादा होंगे, या फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस नाभिक के पास में प्रोटॉन ज्यादा होंगे मतलब धनावेश ज्यादा होगा, वह इलेक्ट्रॉन को पहले आकर्षित करेगा, और जिसके पास में धनावेश कम होंगे वह इलेक्ट्रॉन को बाद में आकर्षित करेगा। तो विद्युत ऋणता जो होती है वो समानुपाती होती है नाभिकीय आवेश के। किसके समानुपाती होती है? नाभिकीय आवेश के। मतलब नाभिक पर आवेश ज्यादा होगा तो उसकी विद्युत ऋणता भी ज्यादा होगी। ना इस पर आवेश ज्यादा है, दूसरे वाले परमाणु पर, ये पहला परमाणु है, दूसरा परमाणु, इस पर आवेश ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को पहले आकर्षित करेगा। इस पर आवेश कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को बाद में आकर्षित करेगा। इसलिए जिस पर आवेश ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस परमाणु पर नाभिकीय आवेश ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा उसकी विद्युत ऋणता भी ज्यादा होगी। या फिर जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश उतनी ज्यादा विद्युत ऋणता, उतनी ज्यादा उसकी मतलब परमाणु की या फिर तत्व की विद्युत ऋणता भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो थर्ड कारक आता है इसका केटायन पर आवेश। केटायन क्या होता है? धनावेशित होता है। केटायन पर आवेश, देखो यहाँ पे दो, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने दो तत्व लिए हैं, एक है Fe2+ और एक तत्व लिया है Fe3+। तो बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा? इन दोनों में से कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा? तो देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वह उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो विद्युत जो ऋणता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केटायन पर आवेश के, या फिर पॉजिटिव चार्ज के, क्योंकि केटायन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किस तत्व पर, किसी परमाणु पर जितना ज्यादा धनावेश होगा उतना ही ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसे इस प्रकार से नोट कर सकते हैं हम कि किसी परमाणु पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर जितना ज्यादा धनावेश होगा, जितना ज्यादा धनावेश होगा
ज्यादा मात्रा में धनावेश होगा उतनी ज्यादा मात्रा में वह इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करेगा। ज्यादा मात्रा में या फिर सबसे पहले वह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो केटायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो विद्युत जो ऋणता होती है वो केटायन पर आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर हम जिसे कहें समानुपाती होती है। कोई भी तत्व है उस पर आवेश ज्यादा तो उसकी विद्युत ऋणता भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह विद्युत ऋणता जो होती है वो धनावेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या फिर इसके समानुपाती होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे नंबर के फैक्टर की, फोर्थ, जो कि होता है चार्ज ऑफ एनायन, एनायन पर आवेश। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फोर्थ हम बात कर रहे हैं एनायन पर आवेश, जो कि नेक्स्ट फैक्टर है। देखो, जितना ज्यादा कोई तत्व पर, कोई परमाणु पर जितना ज्यादा ऋणावेश होगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि विद्युत ऋणता जो होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 में एनायन पर आवेश के। मतलब जितना ज्यादा एनायन पर आवेश होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही कम होगी। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा किसी परमाणु पर जितना ज्यादा ऋणावेश होगा, किसी परमाणु पर जितना ज्यादा ऋणावेश होगा, जितना ज्यादा ऋणावेश होगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा मात्रा में ऋणावेश उपस्थित होगा उतनी ही कम मात्रा में वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, मतलब उसकी विद्युत ऋणता कम होगी, आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होगी, आकर्षित करने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। देखो, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई 3 तत्व ले लिए, एक पर आवेश है n-, एक पर है n2- या -2 और एक पर चार्ज है -3। तो जितना ज्यादा ऋणावेश होगा, मतलब सबसे ज्यादा ऋणावेश किस में है, n-3 में, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही कम होगी। तो हम इसको इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक O- है और एक O-2 या फिर 2- है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा मात्रा में आकर्षित कौन करेगा? तो कौन करेगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु है उस पर जितनी ज्यादा मात्रा में ऋणावेश होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। तो O- है वो इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा मात्रा में आकर्षित करेगा, और O2- है वो कम मात्रा में आकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में आप प्रतिकर्षण पाया जाता है। दोनों एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षण पाया जाता है इनमें। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आवर्त सारणी में, आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता में क्या परिवर्तन आता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर विद्युत ऋणता में क्या परिवर्तन आता है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आवर्त की,
कि आवर्त में विद्युत ऋणता किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो देखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु का जो नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो भी बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, तो उसकी विद्युत ऋणता भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु है उस पर नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है, और वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणता कम होती है। देखो, आवर्त में क्या क्या परिवर्तन आता है। कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, मतलब नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। नाभिकीय आकर्षण जो होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण होता है, वो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो मतलब विद्युत ऋणता जो होती है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आवर्त में तो विद्युत ऋणता बढ़ती है, और वर्ग की हम बात करें तो वर्ग में क्या होगा, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो विद्युत ऋणता कम होती है। क्या होती है, कम होती है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पाएगा तो विद्युत ऋणता कैसी होगी, कम होगी। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर En, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ En मतलब विद्युत ऋणता। आपको इसको पूरा लिखना है। विद्युत ऋणता कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। तो आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होगी। कैसी होगी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में आकर्षित होंगे, मतलब En कैसी होगी, विद्युत ऋणता कैसी होगी, कम होगी। मतलब साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन परमाणु से या फिर परमाणु के नाभिक से दूर हो रहा है। अब देखो, कुछ तत्वों की जो विद्युत ऋणता है वो आपको याद में रखनी है। वो आपकी बुक में भी दी हुई है, जो कि पॉलिंग ने दी थी। पॉलिंग ने कुछ तत्वों की विद्युत ऋणता की फिक्स वैल्यू बताई थी। वह वैल्यू क्या है, कुछ तत्वों के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो आपको याद रखनी है, जैसे कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की। इनकी विद्युत ऋणता का जो मान होता है वो फिक्स होता है, और वो आपको याद रखना। जैसे कार्बन का 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है। तो आपको एग्जाम में कुछ तत्व दे देंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनको बढ़ते हुए विद्युत ऋणता के क्रम में व्यवस्थित करो या फिर घटते हुए विद्युत ऋणता के क्रम में व्यवस्थित करो। तो आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता वाला तत्व है वह कौन सा है, फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। तो एक क्रम होता है FON, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ऑक्सीजन की होती है, उससे कम होती है नाइट्रोजन की। तो ये क्रम आपको याद में रखना है। क्या क्रम है ये, विद्युत ऋणता का बढ़ता हुआ क्रम। की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, उससे कम किसकी होती है,
विद्युत ऋणता का क्रम, बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, उससे कम किसकी होती है और उससे कम किसकी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है वो सबसे ज्यादा होती है और वह कितनी होती है 4.0। मतलब फ्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन को उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की। अब देखो क्लोरीन की और नाइट्रोजन की वैल्यू सेम आ रही है, फिर उससे कम ब्रोमीन की और सबसे कम कार्बन की, जो मैंने यहाँ पे तत्व लिखे हैं। तो देखो आपको ये चीज याद रखनी कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व फ्लोरीन होता है। आपसे पूछ ले कि अपनी जो पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी होती है, उसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किस तत्व की होती है, तो किस तत्व की होती है, फ्लोरीन की। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपने भौतिक गुणधर्म कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे रासायनिक गुणधर्म और कुछ असंगतताएं। आज हम यहीं तक बात करेंगे। थैंक यू।